अगर ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए तो समझिए आप जेईई एडवांस लेवल पर हैं। आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन मैच करो। इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रेशर हैंडलिंग सब टेस्ट होता है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लिस्ट वन शोज 4 configurations, each consisting of a pair of ideal electric dipoles. Each dipole has a dipole moment of magnitude p, oriented as marked by arrows in the figure. In all the configurations, the dipoles are fixed such that they are at a distance 2r apart along the x direction. The midpoint of the line joining the two dipoles is x. The possible resultant electric field at x are given in the list 2. हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर आपको डाइपोल्स की ओरिएंटेशन गिवन है एंड लिस्ट 2 में आपको उन डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किसी पॉइंट x पर। स्टार्ट करते हैं p के साथ। अब कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, हमें डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। तो अगर कोई पॉइंट किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर लाई करता है तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगी, और कोई पॉइंट डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और क्या डायरेक्शन होगी, पहले वो समझते हैं। अगर हमारे डाइपोल की, सपोज दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, सो अगर कोई पॉइंट लाई करता है उसकी एक्सियल लाइन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो हमारी डाइपोल की डायरेक्शन होगी, और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है वो होती है 2kp/r³। अब अगर पॉइंट डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है, सपोज दिस इज आवर पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है डाइपोल की डायरेक्शन से, और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है kp/r³। ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब p के अंदर देखते हैं, इन दोनों ही डाइपोल्स के ये जो पॉइंट है x वो कहाँ लाई कर रहा है, हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। इस वाले डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे अपोजिट होगी, और इस डाइपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अपोजिट। ये दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, डिस्टेंस भी सेम है तो मैग्नीट्यूड भी हमारा सेम रहेगा, तो मतलब दोनों ऐड होंगी और डायरेक्शन जाएगी हमारी अलोंग -j। तो एक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर हमारी डायरेक्शन है -j। आप मैग्नीट्यूड वाइज चेक करोगे तब भी आपका यही ऑप्शन बनने वाला है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -j के अलोंग हो। सो p के लिए रहेगा हमारा 2। चेक करते हैं q के लिए। फर्स्ट वाले डाइपोल के भी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सेकेंड वाले डाइपोल के कारण भी पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो Q के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1, P2 एंड Q1। नेक्स्ट चेक करते हैं R के लिए। जो ये डाइपोल है, इस वाले डाइपोल के कारण x पॉइंट पर फील्ड डाइपोल की ही डायरेक्शन में होगी, और इस डाइपोल के कारण ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है तो फील्ड इससे क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव i कैप के अलोंग और नेगेटिव j कैप के अलोंग। ऐसे हमारे एक ही ऑप्शन बन रहा है विच इज ऑप्शन नंबर 4। अब 2i कैप क्यों आए, क्योंकि हम जानते हैं एक्सियल के कारण फील्ड होती है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल के कारण फील्ड होती है kp/r³। तो r के लिए क्या हो जाएगा, हमारा 4th सही रहेगा। P2 Q1 R4 ऐसा एक ही ऑप्शन में है। S के लिए भी चेक कर लेते हैं। इस डाइपोल के कारण फील्ड उसी डाइपोल की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, और इस डाइपोल के कारण भी फील्ड कहाँ होगी, उसी लाइन के अलोंग, डाइपोल के अलोंग। तो ये दोनों प्लस हो रही हैं अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यानी कि i कैप के अलोंग। सो ऑप्शन जो 5 है हमारा
उसके अंदर हमारी नेट फील्ड कहाँ आ रही है, आई कैप के अलोंग आ रही है, तो एस के लिए क्या हो जाएगा हमारा 5, P2 Q1 R4 S5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर पेशेंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट P मैच होते ही दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर आंसर्स इफ यू आर ट्राइंग विद पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन। A positive point charge of 10 raised to power minus 8 coulomb. This question is from paper 2. Previous question was from paper 1. A positive point charge of 10 raised to power minus 8 coulomb is kept at a distance of 20 centimeter from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 centimeter. The sphere is then grounded and the charge on the sphere is measured. जो क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन है पहले उसे इतना लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको एक स्फीयर गिवन है, हमें गिवन है एक स्फीयर। कैसा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। Positive point charge of 10 raised to power minus 8 coulomb is kept at a distance of 20 centimeter from the center of neutral conducting sphere जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इस स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और एक चार्ज कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर। उसका वैल्यू है चार्ज की 10 raised to power minus 8 coulomb. The sphere is then grounded and the charge on the sphere is measured. स्फीयर को ग्राउंड कर दिया गया है और उस स्फीयर पर चार्ज मेजर किया गया। सपोज इस स्फीयर पर चार्ज आया Q डैश। The grounding is then removed and subsequently point charge is moved by a distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along the radial direction. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है हमें और बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा मल्टीपल आंसर करेक्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अंदर। सो हम 1 बाय 1 पहले ऑप्शंस को देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है हमें स्फीयर का। चार्ज फ्लोन फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बताना है ग्राउंडिंग के कारण। तो हम पहले ना क्वेश्चन को वहीं तक सॉल्व करते हैं जब तक हमने ग्राउंडिंग को रिमूव नहीं किया। एक तो ग्राउंडिंग को रिमूव करने से पहले चार्ज देखते हैं कितना फ्लो हुआ ग्राउंड मतलब स्फीयर से ग्राउंड में, और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है स्फीयर का। ग्राउंडिंग को रिमूव करने के बाद स्फीयर पर क्या चार्ज रहा और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है आपको स्फीयर का। सॉल्व करते हैं। जब हमने स्फीयर को ग्राउंड कर दिया तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, 0। नेट पोटेंशियल होगा 0, नेट पोटेंशियल 0। चार्ज हमने मान लिया कितना आया, Q डैश आया। अब जो सेंटर पर पोटेंशियल है, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है हमें, तो पोटेंशियल सब जगह सेम होगा। कैसा स्फीयर गिवन है हमें, कंडक्टिंग स्फीयर। पोटेंशियल सब जगह क्या होगा, सेम होगा। सेंटर पर पोटेंशियल 0 है तो सब जगह पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा इस स्फीयर के कारण। सो अगर हम बात करते हैं सेंटर पर पोटेंशियल की, जो कि हमारा क्या होगा, 0। सेंटर पर पोटेंशियल इस स्फीयर के कारण लिखते हैं और इस चार्ज के कारण लिखते हैं विच इज 10 raised to power minus 8 कूलम। तो अगर स्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे वो होगा Q डैश ओवर 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा K इंटू 10 raised to power minus 8 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। Q डैश ओवर 0.1 इक्वल आया माइनस 10 raised to power minus 8 ओवर 0.2। यहाँ से सॉल्व करने पर Q डैश की वैल्यू रहेगी हमारे पास -5 इंटू 10 raised to power minus 9 कूलम।
नेगेटिव आया मतलब क्या हुआ इसका कि चार्ज निकल कर चला गया, चार्ज निकल कर चला गया। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। अगर इतना चार्ज इससे निकल कर चला गया तो इस पर इतना प्लस का चार्ज आएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है, इतना प्लस का चार्ज स्फीयर पर आ जाएगा। फिर हमें देखना है बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था स्फीयर का, चेक करते हैं बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर क्या होगा। क्वेश्चन हमें क्या चेक करना है, बिफोर ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग से पहले की सिचुएशन चेक करते हैं। क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या होगी, जीरो। कैसा स्फीयर गिवन है हमें, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो खुद की वजह से पोटेंशियल सेंटर पर भी क्या होगा, जीरो होगा। अब इस खुद के कारण तो सेंटर पर पोटेंशियल हमारा जीरो हो गया। अब हम इस 10⁻⁻8 कूलम के कारण इस सेंटर पर पोटेंशियल चेक करते हैं, तो वो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, अगेन KQ/R, K इंटू 10⁻⁻8 ओवर 20 इंटू 10⁻⁻2। K यानी कि 1/4πε0 वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 ओवर 2 इंटू 10⁻⁻1। इसे सॉल्व करने पर हमारा पोटेंशियल आता है 450 वोल्ट। बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कितना आया हमारा, 450 वोल्ट, यानी कि ए भी सही रहेगा हमारा। बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने देख लिया कितना आ गया, 450 वोल्ट। फिर कहा गया है आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड चार्ज ऑन द स्फीयर इज। ग्राउंडिंग को अगर रिमूव कर देंगे तो स्फीयर पर उतना ही चार्ज रहेगा जितना पहले आया था। कितना आया था चार्ज हमारे पास, -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी में कहा गया है द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। अब चेक करते हैं स्फीयर का फाइनल पोटेंशियल। हमारे पास स्फीयर है, चार्ज है -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक और चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था ग्राउंडिंग को रिमूव करने पर पॉइंट चार्ज को 10 सेंटीमीटर और अवे ले गए हम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब तब हमें फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है। मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा अब वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर वो ऑलरेडी रखा था चार्ज, 10 सेंटीमीटर और अवे ले गए तो डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस अरेंजमेंट के कारण हमें सेंटर पर पोटेंशियल लिखना है। सो पोटेंशियल V इस -5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के कारण कितना हो जाएगा, K इंटू -5 इंटू 10⁻⁻9 ओवर रेडियस कितनी थी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.1 प्लस इस 10⁻⁻8 कूलम के कारण पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू 10⁻⁻8 ओवर 0.3। ये आएगी वैल्यू हमारे पास। इसे सॉल्व करने पर तो आएगा माइनस का 450 वोल्ट, अभी हमने सेम पहले भी सॉल्व किया है इसे, प्लस इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आती है हमारी 300 वोल्ट। तो जो ओवरऑल पोटेंशियल आता है वो आता है माइनस का 150 वोल्ट, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर 300 वोल्ट। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसके लिए। दोनों की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल किस लिए निकाला हमने, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल सब जगह क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हमने सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लिया है, जो कि वैल्यू हमारी माइनस के 150 वोल्ट आ रही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए। क्वेश्चन इजी है बट ऐसा होगा ना कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा हमारा तो हम घबरा जाएंगे, पर ये कई बार ये भी लगता है कि हो तो रहा है पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम हमें लगाना है, उस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 6 infinitely large and thin non-conducting sheets are fixed in configuration 1 and 2. आपको दो configurations given है जिसके पास 6 infinite large thin non-conducting sheets हैं. Infinitely large thin non-conducting sheets. As shown in the figure, the sheets carry uniform surface charge densities. सिग्मा नॉट की टर्म्स में हमें हर शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है. द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव शीट्स इज 1 माइक्रोमीटर. शीट्स के बीच की सेपरेशन आपको दे रखी है 1 माइक्रोमीटर. वेरियस रीजन बिटवीन द शीट्स आर डिनोटेड एज 1, 2, 3, 4 एंड 5. रीजन्स मेंशन कर रखे हैं नंबरिंग के साथ. सिग्मा नॉट की वैल्यू दी हुई है 9 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी हमें दिया हुआ है. ऑप्शंस को पढ़ के क्या पता चलता है कि पहले दो ऑप्शंस में तो हमें किसी गिवन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. ऑप्शन सी और डी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2. सबसे पहले हम इन रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना सीखते हैं. ये फाइनल रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिखे हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 के कारण एंड कॉन्फ़िगरेशन 2 के कारण, सो एज टू सेव टाइम. बट हम किसी एक शीट के कारण पहले तो समझते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या रहेगी. तो जो मान लीजिए आपके पास एक शीट है जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है प्लस सिग्मा नॉट, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और डायरेक्शन क्या होती है हमारी, अवे फ्रॉम द शीट. अगर यही शीट हो हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हमारी माइनस सिग्मा नॉट. तो जो वैल्यू होती है वो होती है टुवर्ड्स द शीट. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हुई हमारी एक शीट के कारण. अब हमें रीजन 1 के अंदर कोई एक पॉइंट है जिस पर इन सभी शीट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है और फिर उसका नेट देखना है हमें. तो प्लस सिग्मा नॉट वाली शीट के कारण फील्ड होगी अवे फ्रॉम द शीट, माइनस वाली के कारण होगी टुवर्ड्स द शीट. अगेन इस प्लस वाली शीट के कारण इस पॉइंट 1 पर फील्ड अगर हमें देखनी है तो वो होगी अवे फ्रॉम द शीट. एंड माइनस सिग्मा नॉट के कारण इस पॉइंट पर फील्ड जो होगी वो होगी टुवर्ड्स द शीट. सिमिलरली इस प्लस के कारण शीट से अवे और इस माइनस के कारण शीट के टुवर्ड्स. तो हम देख रहे हैं कि ये जो फील्ड्स हैं हमारी वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी. सिमिलरली ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, क्योंकि सेपरेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है. सिग्मा भी सेम है, 2 एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट ही है. मतलब 1 के अंदर, रीजन 1 के अंदर जो नेट फील्ड आई वो इन्हीं दोनों शीट्स के कारण आई. यानी कि सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट हम प्लस कर देंगे, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इसी तरीके से आप हर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू खुद से लिख कर देखेंगे, फिर मैच करेंगे कि सही से मैच हो रही है या नहीं हो रही. पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि हर रीजन में आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इन सभी शीट्स के कारण. तो हमने कॉन्फ़िगरेशन 1 के कारण भी रीजन के अंदर लिख ली है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और कॉन्फ़िगरेशन 2 के कारण भी ऐसे ही हमने सिमिलर तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है हर रीजन में, 1, 2, 3, 4 और 5 सबके अंदर. अब हमसे फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. रीजन 4 जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1 का, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है.
तो जो पोटेंशियल रहेगा हमारा वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि V किसके इक्वल होगा, E इंटू डी के। V किसके इक्वल होगा हमारा, E इंटू डी। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जीरो। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, इन रीजन 3 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन के थर्ड रीजन की बात हो रही है। पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, बट नहीं, रीजन 3 के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन 2 के रीजन 3 के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। फर्स्ट शीट एंड लास्ट शीट किसकी, कॉन्फ़िगरेशन 1 की। पूछा क्या गया है आपसे, नेट पोटेंशियल पूछा गया है, 5 वोल्ट दिया गया है। तो चेक कर लेते हैं, मतलब हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, E इंटू डी। फर्स्ट रीजन की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल होगा सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट डी बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा नॉट की वैल्यू गिवन है 9 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻⁶। डी गिवन है हमें 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट गिवन है हमें 9 इंटू 10⁻⁻12। तो V की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 वोल्ट। ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ वैल्यू आई 1 वोल्ट, यहाँ वैल्यू आएगी 0, अगेन 1 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है हमारी, डी भी सेम है। यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो जो नेट पोटेंशियल आ रहा है ना कॉन्फ़िगरेशन 1 की फर्स्ट और लास्ट शीट के बीच, वो 3 वोल्ट आएगा, ना कि 5 वोल्ट। तो सी ऑप्शन भी गलत रहेगा हमारा। फिर पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। अब कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये शीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। हम पोटेंशियल लिख लेते हैं, सारी वैल्यूज सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किसी एक के कारण पोटेंशियल लिखते हैं। V होगा E इंटू डी, सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा नॉट डी बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, 1 वोल्ट आ रही थी, यानी कि ये वैल्यू आएगी हाफ वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल हाफ वोल्ट, यहाँ भी पोटेंशियल हाफ वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल हाफ वोल्ट एंड हाफ वोल्ट। अब देखना क्या है हमें देखना है नेट पोटेंशियल। अब पोलैरिटीज का भी ध्यान रखना होगा हमें। ये हाफ वोल्ट और ये हाफ वोल्ट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। ये भी हाफ वोल्ट और ये भी हाफ वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो नेट पोटेंशियल बचेगा ना हमारा, वो फर्स्ट और लास्ट शीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2, वो बचेगा हमारा हाफ वोल्ट। नेट पोटेंशियल हमारा कितना बचेगा, हाफ वोल्ट। और इन्होंने कितना बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, 0 कहा है, तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमने सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर लिया। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। डू कॉमेंट आपके 3 में से कितने आंसर्स परफेक्टली मैच हुए, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।